हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्यूटेरिया। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में। तो बिहार का इतिहास हमेशा से एग्ज़ाम के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहा है। खास करके बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा बिहार से संबंधित सभी एग्ज़ाम में इसकी प्राथमिकता बनी रहती है। बीपीएससी के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीपीएससी में कुल लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो बिहार के इतिहास से पूछे जाते हैं, और जो कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बिहार से संयुक्त रूप से पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग प्राचीन बिहार इतिहास को समझ लेते हैं, उसके बाद मध्यकालीन और आधुनिक आपको 2 दिनों के अंदर अपलोड हो जाएंगे, और आप एग्ज़ाम से पहले इसको 2 बार ज़रूर देख के जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले आते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि प्राचीन बिहार के इतिहास के क्रम में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो प्राचीन बिहार के इतिहास में भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई है। प्राचीन बिहार इतिहास की बात करें तो सबसे प्रमुख चैप्टर, पहला चैप्टर है वो पाषाण काल है। बिहार में अगर हम सभ्यता के प्रारंभिक रूप में देखें तो पाषाण काल यानी पत्थर युग जो था, उस समय से बिहार में इतिहास के प्राचीन जो है प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है कि देश स्तर पर सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीन सभ्यता थी, जिसका विकास जो है वो काफ़ी प्राचीन युग में हुआ था, लेकिन उसका विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं मिलता है। बिहार के क्षेत्र में जो विस्तार मिलता है वो उत्तर वैदिक काल से मिलना शुरू होता है। तो यानी वैदिक काल और महाजनपद का काल जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा बिहार में मगध साम्राज्य विभिन्न महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण था, और उसका विस्तार जो है वो बिहार के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म का जो विकास हुआ, उसका विकास क्षेत्र जो है मूल रूप से बिहार क्षेत्र में ही था, इसलिए बौद्ध एवं जैन धर्म आपको सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पाल वंश जो है वो बिहार के और बंगाल के क्षेत्र में ही पल्लवित हुआ था, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे अवशेष जो है वो बिहार से प्राप्त हुए हैं, जिसमें आपने बहुत सारे प्रमाण पढ़े भी होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी जाएंगे अगर आप प्रीवियस का बात करेंगे तो चलिए यहाँ से हम लोग इस विभिन्न टॉपिक को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, और उसके अनुसार हम लोग जो है इस पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं कि मगध का जो एक साम्राज्य था उसको कई अन्य अन्य वंशों के रूप में देखा जाता है। जैसे मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो है हर्यक वंश आते हैं, शिशुनाग वंश थे, नंद वंश थे, मौर्य वंश थे और गुप्त वंश थे। ये हालांकि ये सारे वंशों से संबंधित वीडियो आपको अपलोड किए जा चुके हैं, तो एक बार इसको ज़रूर रिकॉल करके जाइएगा, बिकॉज ये भी प्राचीन बिहार के ही अंश है। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें मगध के उत्कर्ष से लेकर के गुप्त वंश तक के डिटेल में वीडियो बनाए गए हैं। अब आते हैं हम लोग इसके प्रारंभिक चरण में। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत क्या है, यानी प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी हमको मिलती कैसे है। तो जानकारी पाने के लिए 2 प्रकार के स्रोत मुख्य रूप से प्रमुख होते हैं, जिसमें एक होता है पुरातात्विक स्रोत, यानी ऐसे स्रोत जो खुदाई और अन्य माध्यमों से प्राप्त हुए हैं, और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत, यानी जो लिखित रूप में प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोतों में सबसे पहला पॉइंट है कि पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर से, चिरांद जो कि सारण में है, ये कई बार प्रश्न आता है, चेचर जो कि वैशाली में है, सोनपुर जो कि सारण में पड़ता है, और मनेर जो कि पटना में है, वहाँ से ताम्रप्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड जो है वो काफ़ी प्राप्त हुए हैं। इसके कारण यहाँ से कुछ प्राचीन इतिहास के स्रोत मिलते हैं। दूसरा है मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लौरिया नंदनगढ़ से, लौरिया अरेराज से, रामपुरवा आदि स्थानों से इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा शिलालेख और स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जिनसे जो है बहुत सारे इतिहासों को कुरेदने में और उनको जानने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है बराबर की गुफा, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्रा, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक भी प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है। जैसे नालंदा से आप नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष देखते हैं, विक्रमशिला से विक्रमशिला के अवशेष देखते हैं, पाटलिपुत्रा में देखते हैं कि मौर्यों के प्राचीन जो महल थे वो यहीं थे और लकड़ी के बने हुए थे। तो ये सब जो अवशेष मिले हैं, इन अवशेषों के आधार पर बिहार के इतिहास की रचना और भारत के इतिहास की रचना में मदद मिली है। इसके अलावा खुदाई से प्राप्त कुछ सिक्के जो कि पटना से मिले हैं, मन के मूर्तियाँ भी प्राप्त हुए हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि मौर्यकालीन समय में जो है वो मूर्तियाँ मिली हैं जो कि एक अलग तरह की मूर्तियाँ थी। इसके अलावा पालकालीन मूर्तियाँ मिली हैं, तो इनसे भी इतिहास को लिखने, जानने, समझने में मदद मिलती है।
इन स्रोतों के अलावा साहित्यिक स्रोतों से भी बिहार के इतिहासों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे रामायण में बिहार का जिक्र है, महाभारत में, पुराण में। बौद्ध ग्रंथों में अगर बात करें तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। दीघ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं जिसमें भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की बात की गई है। तो इन सभी जो साहित्यिक स्रोत है, इनसे भी मूल रूप से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो कुछ यात्री जिन्होंने भारत का दौरा किया था, जिसमें मेगास्थनीज सबसे प्रमुख है, चूँकि ये मौर्य काल में आए थे, और इंडिका की इन्होंने रचना की है। उसमें पाटलिपुत्रा के नगर क्षेत्र का बहुत ही बखूबी तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। फाहियान जो कि बिहार आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, इत्सिंग भी बौद्ध धर्म के बारे में, हुएनसांग जो है वो बौद्ध धर्म के और बिहार के क्षेत्रों के बारे में अपनी जानकारी देते हैं। और इन सभी जानकारी से बिहार के इतिहास को प्रमुखता से जो है सजाने का अवसर मिलता है। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मूल रूप से केवल और केवल बिहार के इतिहास की ही जानकारी मिलती है, क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए थे और मौर्य साम्राज्य जो है वो मूलतः बिहार में ही केंद्रित था। तो इस तरह से उसका जो केंद्र बिंदु था वो बिहार था, और इस तरह से पूरे बिहार की जानकारी के लिए पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों का उपयोग किया गया और उनसे जानकारी इकट्ठा कर बिहार के इतिहास की रचना की गई। अब इसी इतिहास की रचना में क्या क्या मूल बिंदु हमको याद रखने हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पाषाण काल, जिसे पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। और पाषाण काल का मतलब होता है स्टोन एज। जब पत्थर का उपयोग करके मानव ने अपनी सभ्यता का विकास करना शुरू किया तो उस काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। इसमें जो सबसे पहला एज है वो है पूरा पाषाण काल, यानी सबसे प्राचीन पत्थर स्टोन एज। इस स्टोन एज में बात करें तो इसका प्रमाण जो है मूल रूप से दक्षिण बिहार में ही मिला है, उत्तर बिहार में नहीं मिला है। दक्षिण बिहार में कहाँ से मिला है ये ध्यान रखना है, वो मिला है मुंगेर एवं नालंदा से। इसके बड़े और खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, इसके प्रमाण मिले हैं और ये लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के घटनाओं को दर्शाता है। यानी ये जो स्रोत है वो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के समय के हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं, जो कि लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के समय के माने जाते हैं। इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल है, इसमें अंतर ये होता है कि जो पूरा पाषाण काल थे इसमें बड़े पत्थर थे और बड़े पत्थरों का उपयोग जो है औजार के रूप में किया जाता था। मध्य पाषाण काल में आते हैं तो थोड़ा सा वो पत्थर जो है वो नुकीले हो जाते हैं, तेज़ धार वाले हो जाते हैं, और इस तरह से जो है ऐसे पत्थरों का उपयोग किया जाता है जिनका हथियार जो है वो पैने थे, तेज़ तराक थे। और जब हम नवपाषाण काल में आएंगे तो ये और बेहतर हो जाएंगे और पत्थर से निकल करके मानव जो है वो कुछ औजारों की ओर बढ़ जाते हैं जो कि धातुओं पर आधारित होते हैं। तो यही मूल डिफरेंस है। तो आइए अब हम लोग नवपाषाण काल की ओर चलते हैं। नवपाषाण काल में बात करें तो नवपाषाण काल के प्रमाण जो है बिहार के मैदानी क्षेत्रों से मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है चिरान जो कि सारण में है, चेचर जो कि वैशाली में है, मनेर जो कि पटना में है, और सेनुआर जो कि रोहतास क्षेत्र में है। यहाँ से पत्थर और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। बिहार में कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र के भी प्रमाण इस समय के मिले हैं। तो नवपाषाण काल में कई प्रमाण मिलते हैं। मूल रूप से इस समय जो नवपाषाण काल था उस समय इंसान जो है वो एक समुदाय में रहना शुरू कर देता है, खेती करना शुरू कर देता है और शिकार के साथ साथ भोजन उत्पादन शुरू कर देता है। और इसी क्रम के प्रमाण जो है वो चिरान, चेचर, मनेर और सेनुआर से मिले हैं। इन नामों को जरूर याद रखिएगा, ये कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आपको प्रीवियस ईयर में दिख जाएंगे और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी आपको दिख जाए। नेक्स्ट युग है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल ये था कि जब तांबे का उपयोग शुरू हो गया। ये नवपाषाण काल का ही एक पार्ट है। जब नवपाषाण काल में धातु की खोज की गई और पहला धातु कौन सा था तो तांबा था, और तांबा का प्रयोग जब प्रारंभ हो गया तो उसी युग को ताम्रपाषाण काल कहा गया। इस काल में हमको ये देखने को मिलता है कि यही चिरांद, यही सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सेनुआर आदि क्षेत्रों में तांबे का प्रयोग जो है वो मिलता है। तो ये ताम्रपाषाण काल के अवशेष जो है इस काल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग वैदिक काल की ओर, जो कि वैदिक काल में बिहार में सभ्यता के विकास से संबंधित पहली जानकारी मिलती है। तो आर्यों द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार जो है वो गंडक नदी के तट पर यानी बिहार के क्षेत्र में होता है। यानी जो पूर्व वैदिक काल था उसका प्रमाण बिहार के क्षेत्र में नहीं मिलता है, बल्कि
उत्तर वैदिक काल में जब सभ्यता का विस्तार होता है, लोगों ने आर्यों ने अपने जीवन क्षेत्र का विस्तारित करना शुरू किया और वो गंडक नदी के तट पे पहुंच जाते हैं। तो आपको पता है कि गंडक नदी लगभग पूर्णतः जो है वो बिहार में बहती है। इसके कारण बिहार के क्षेत्रों में जो है वो गंडक नदी के तट तक आर्यों का विस्तार हुआ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा जो है वो सर्वप्रथम अगर मिलती है तो वो सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये लगभग 800 ईसा पूर्व में रचित सतपथ ब्राह्मण है, जिस समय बिहार की चर्चा मिलनी शुरू हो जाती है हमें प्राचीन ग्रंथों में। बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है और विदेह का वर्तमान स्थिति में अगर देखें तो तिरहुत और मिथिला क्षेत्र जो थे इनको संयुक्त रूप से उस समय विदेह कह करके संबोधित किया गया है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सतपथ ब्राह्मण में बिहार को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो विदेह के रूप में वर्णित किया गया है। और विदेह जो है वो किस क्षेत्र को दर्शाता है, तो वर्तमान तिरहुत और मिथिला क्षेत्र जो है इन दोनों को संयुक्त रूप से जो है विदेह कहा गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में भी जो है वो बिहार का वर्णन मिलता है। इसमें जो है बिहार को जो है कीकट एवं व्रात्य शब्द के द्वारा जो है प्रयोग किया गया है और कीकट एवं व्रात्य शब्द से जो है वो बिहार का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में कीकट एवं व्रात्य एवं सतपथ ब्राह्मण में विदेह शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। अब आते हैं कि वैदिक काल से जब निकल करके समय आगे बढ़ता है और महाजनपद काल का दौर आता है, जहाँ 16 बड़े महाजनपदों का दौर आता है, उसमें बिहार की स्थिति क्या थी। महाजनपद काल में आए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथों, जिसमें हम लोगों ने बात की अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो है वो बिहार क्षेत्र में दर्शाए जाते हैं। यानी ये बताया गया है कि 16 महाजनपद जो पूरे भारत में विस्तृत थे, उसमें से 3 महाजनपदों का क्षेत्र जो है वो बिहार में केंद्रित था। कौन से थे ये 3 महाजनपद? तो सबसे पहला था मगध। मगध के क्षेत्र में वर्तमान का पटना, गया, नालंदा क्षेत्र जो है वो स्थित था और इसकी राजधानी सबसे प्रारंभिक थी ग्रीव्रज, जो बाद में जाकर के राजगृह कहलाती है। दूसरा क्षेत्र था अंग। अंग में वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र समाहित था और इसकी राजधानी चंपा थी। इसके अलावा तीसरा क्षेत्र था लिच्छवी, जिसमें वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र सम्मिलित था और इसकी राजधानी जो थी वो वैशाली थी। इस प्रकार से ये 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित थे और इन तीनों की राजधानी भी आपको याद रखनी है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर में आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था और ये आपने पढ़ा भी है, हमने प्राचीन भारतीय इतिहास में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया है। क्यों शक्तिशाली बना, क्या क्या इसके पीछे रीज़न थे, ये भी आपको बताया गया। मगध साम्राज्य की स्थापना जो है वो बृहद्रथ ने की थी और इसके प्रारंभिक राजधानी जो है उसने ग्रीव्रज बनाई थी, जो कि बाद में राजगृह के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट आते हैं मगध के संबंध में ही। मगध के शासक जरासंध का वर्णन जो है वो महाभारत में मिलता है और जरासंध जो था वो बृहद्रथ का पुत्र था और जरासंध को जो है वो भीम ने जो है द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था और इसी क्रम में जो है पूरे मगध का वर्णन जो है वो महाभारत में देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि महाभारत से भी बिहार के इतिहास को जोड़ने में मदद मिलती है। मगध का वास्तविक संस्थापक जो है वो बिंबिसार को माना जाता है, क्योंकि बृहद्रथ ने विस्तृत रूप में इसकी स्थापना नहीं की थी, किसी वंश के रूप में उसका ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है। बिंबिसार का ऐतिहासिक रूप से वर्णन मिलना शुरू होता है और बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में जो है एक हर्यक वंश की स्थापना की और इस हर्यक वंश से ही एक क्रमबद्ध जो है मगध के साम्राज्य का वर्णन मिलना शुरू हो जाता है। मगध के उत्कर्ष के संबंध में बात करें तो कई वंश आए, जिसमें पहला था हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर उसके बाद गुप्त वंश। और इन सभी के इतिहास का हमने विस्तृत रूप में जो है आपको वीडियो बना करके डाला है। आप इस सभी को ज़रूर एक बार रिवाइज कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्राचीन भारतीय इतिहास के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसका विस्तृत अध्ययन जो है आप जा करके जो है हमारे प्लेलिस्ट में कर सकते हैं। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म का विस्तार बिहार में ही हुआ और इसी महाजनपद काल के दौर में जो है बौद्ध और जैन धर्म जैसे 2 नए धर्मों का उदय जो है वो बिहार में हुआ
और इन धर्मों का विस्तार जो है वो बिहार से निकल करके न केवल भारत बल्कि एशिया और अन्य देशों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ। इसके कारण ये भी इम्पोर्टेंट है और इसका भी प्राचीन भारतीय इतिहास के रूप में जो है विस्तृत रूप में चैप्टर बनाया गया है, तो वहाँ से थोड़ा इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अब आते हैं पाल वंश, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है चूँकि ये पूरी तरह से बिहार और बंगाल के क्षेत्र का ही वंश है। तो क्रम आप समझ गए होंगे कि कैसे बिहार में प्राचीन भारतीय इतिहास का दौर आगे बढ़ता है। इसमें सबसे पहले पाषाण युग था, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया, फिर महाजनपद का काल आया जिसमें मगध साम्राज्य मूल रूप से बिहार में उदय हुआ। और उस मगध साम्राज्य के उदय में कई वंश आए जिन वंशों ने बिहार पर शासन किया और अपने साम्राज्य की स्थापना की। इसके अलावा धार्मिक उदय में बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय हुआ। अब इन वंशों का जब पतन होना शुरू होता है, जैसे गुप्त वंश सबसे अंतिम मगध शासकों में हम लोग काउंट करते हैं, तो उसके पतन के बाद जो है बिहार के क्षेत्र में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, यानी कोई बड़ा साम्राज्य नहीं रह गया। लास्ट हर्षवर्धन था, उसके जाने के बाद जो है इन क्षेत्रों में पूरी तरह से जो है एक नए राजा और नए वंश की तलाश होने लगी। इसी समय में बिहार और बंगाल के क्षेत्र में एक नए वंश का उदय होता है जिसे हम लोग पाल वंश कहते हैं। इसके संस्थापक जो थे वो गोपाल थे और 750 ईसा पूर्व में, सॉरी यहाँ पे ईस्वी होगा, सिर्फ ईसा पूर्व नहीं होगा, ईस्वी में जो है उसने पाल वंश की स्थापना की। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब ये गोपाल कौन था? कहा जाता है कि जब इस वंश के उदय की बात हुई तो पूरे क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को चुना जिसका नाम था गोपाल, और उसके माध्यम से एक वंश की स्थापना की जिसे पाल वंश नाम दिया गया। इस गोपाल ने जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और ये एक वीवीआई पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पाल वंश से कई क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने स्पेशली पाल वंश को फिर से पॉइंट आउट किया है। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो है वो धर्मपाल बना और इस समय में कहा जाता है कि जब वैक्यूम क्रिएट था तो कन्नौज जो था वो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, पूरे भारत का केंद्र बिंदु था और उसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, यानी 3 वंशों में युद्ध चल रहा था। उसमें से एक वंश जो है वो पाल भी था और धर्मपाल ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जो वर्तमान में भागलपुर क्षेत्र में पड़ता है। उसने नालंदा महाविहार को भी 200 गांव दान दिए थे और उस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष, मैंने अभी बताया कि 3 राज्यों के बीच जो है कन्नौज के लिए लड़ाई हुई थी, उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था और उसमें धर्मपाल ने जो है वो भाग लिया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी कर लिया था और उसके बाद उसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि भी धारण कर ली थी। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि पाल शासकों में किसने जो है उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की, तो वो हो जाएगा धर्मपाल, चूंकि उसने कन्नौज पर कुछ पल के लिए अधिकार किया था। नेक्स्ट आते हैं जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो है सोमपुर महाविहार। सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल द्वारा ही करवाया गया था। तो ये धर्मपाल से रिलेटेड कई बिंदु है जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देवपाल शासक बना था। देवपाल इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है कि उसने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को जो है वो 5 गांव जो है वो दान में दिए थे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है कि बालपुत्र देव को किसने दिया जगह, तो देवपाल ने। वो किस वंश का था, तो शैलेंद्र वंशी था। कहाँ का था, तो जावा का था। इस तरह से जो है ये 3-4 लाइनों में अलग अलग पॉइंट बना करके इसको क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर में आपने पढ़ा भी होगा। इस वंश का अंतिम शासक जो है वो मदन पाल को माना जाता है और पालकालीन समय में एक इम्पॉर्टेंट है कांसे की मूर्ति, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित थी और इसकी तुलना जो है वो नटराज मूर्ति जो कि चोलों के टाइम में थी उससे की जाती है और ये अपने कलात्मकता के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर फेमस है। और इस कांसे की मूर्तियों का निर्माण जो है धीमन और विठपाल नामक 2 जो प्रमुख मूर्तिकार थे उनके द्वारा शुरू किया गया था।
तो ये मेंस वगैरह में इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन कहीं पीटी में इससे फैक्ट बना करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दे देंगे। तो पालकालीन कांसे की मूर्तियां जो है अपने कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी, और धीमन बिठवाल जैसे दो मूर्तिकार थे जिन्होंने इसको शुरू किया था। इसमें क्या होता था कि कांसे को पिघला करके जो है एक सांचे में डाला जाता था और फिर उसके बाद जो है मूर्ति का रूप दे दिया जाता था, जो कि बहुत ही कलात्मक होती थी, बहुत ही अलंकृत होती थी, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये था आज का हमारा प्राचीन बिहार का इतिहास। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा लगा होगा और इसके फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से इडुटेरिया ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप जो हमारा क्विज सीरीज चल रहा है, जिस क्विज सीरीज में आपको 60 दिनों में पूरे प्रीवियस ईयर के प्रीवियस चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उन सारे को जो है उसमें ऑब्जेक्टिव बना करके दिया गया है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए उस पर एग्ज़ाम से पहले। और उम्मीद करेंगे कि इस चैप्टर को आपने जो पढ़ा है इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे। रिवीजन करने से आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। मध्यकालीन और आधुनिक भी आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले उसको आसानी से रिवाइज करके जा सकें। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, और अच्छे से पढ़िए, अभी कम समय बचा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन अभी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।